हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केपीवाई 2018 का एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो आप एक बार पढ़िएगा। ये जितना इजी समझ में आ रहा होगा उतना इजी तो नहीं है, और नहीं इसकी एनालिसिस जो है प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। कह रहा मेनी exoplanets have been discovered by the transit method, wherein one monitors a dip in the intensity of parent star as exoplanet move in front of it. The exoplanet planet has a radius r and the parent star has radius 100 r. If I naught intensity observed on the earth due to the parent star, then as exoplanet transit, the minimum observed intensity of parent star at earth surface पता करना है। आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और एक बार ट्राई करिएगा, बट मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिएगा, ठीक है। देखिए, आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ। इसके लिए एक बात बताइए, ये जो है आपका पेरेंट स्टार है, और पेरेंट स्टार जो होगा ये मान लिया, और ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ है। फैक्ट है कि अर्थ आपको बड़ा नजर आएगा, क्योंकि आप अर्थ पे है ना, अर्थ आपको बड़ा नजर आता है। और अर्थ से जब आप देखते हैं सन को, जैसे सन को आप देख रहे हैं यहाँ से, तो आपको सन क्या नजर आता है? छोटा नजर आता है, चपटा नजर आता है, फ्लैट नजर आता है। सन इज अपेयरिंग फ्लैट from Earth's surface, while the size of Earth is very large as seen by you from Earth's surface. तो अगर मैं यहाँ से एक रेज ड्रॉ करूँ सन के सरफेस से या प्लेनेट के सरफेस से, जो कि अर्थ के ऊपर पड़ रहा होगा, तो ऐसे पड़ रहा होगा, और इसमें जितनी भी रेज होंगी सब इसी के अंदर होंगी, इसी के अंदर रेज होंगी। और लेट्स यहाँ पे एक डी एरिया पे पड़ रहा है, डी एरिया पड़ रहा है। तो आप हो ना, तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक यहाँ पे क्या लगाओ, एक कोई इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, उसके एरिया डीएल लोगे ना, ये थोड़ी पूरा एरिया लगा दोगे। इंटेंसिटी ऑब्जर्व करना है आपको। अगर आपको इंटेंसिटी ऑब्जर्व करना है तो आपको एक डी एरिया लगाना है। तो अगर आप एक डी एरिया लगा दिए तो उस पर जो लाइट रेस आएंगे वो ऐसे आएंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है, इंटेंसिटी आई नॉट है। ये बताओ, अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो ये जो कोन बन रहा है ना, एक कोन भाई, एक डिस्क है, ये जो पेरेंट स्टार है वो एक डिस्क की तरह से तुम्हें दिख रहा है। तो उसके अगर पेरीफेरी से अगर तुम रेस चला दो तो तुम कल्पना करके देखो, ये एक कोन बनता नजर आएगा। मतलब इस कोन की एनर्जी ही इस डीए रीजन पे पड़ रही है, इस डीए रीजन पे पड़ रही है। मैं पूछूं कि इस रीजन में कितनी एनर्जी आ रही है? दिस एनर्जी इज पर सेकेंड, जो एनर्जी आ रही हुई, दिस इज dp1 पर सेकेंड एनर्जी पड़ रही है, दैट इज dp। ये क्या होगा? इंटेंसिटी आई नॉट मल्टीप्लाई बाई डी। तो इस इंटेंसिटी को मैंने इस डी से एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया पर सेकेंड कितनी एनर्जी अर्थ के सरफेस पे पड़ रही है, उस इंस्ट्रूमेंट पे पड़ रही है, पर सेकेंड कितनी एनर्जी पड़ रही है वो मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, जब क्या नाम है, एक्सोप्लेनेट, जब एक्सोप्लेनेट इस रीजन में आएगा, 1 सेकेंड, जब एक्सोप्लेनेट इस रीजन में आएगा, इस रीजन में आएगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी को अपने पास क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। कुछ ना कुछ एनर्जी को अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेगा। तो रिमेनिंग एनर्जी ही तो इस डी रीजन में पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या गया है कि इसका रेडियस 100 आर है और इसका रेडियस आर के बराबर है, आर के बराबर है। तो अगर मैं ये पता कर लूं कि ये ट्रांजिट करते समय जब ये एक्सोप्लेनेट बीच में आता है तो उस समय इस इंस्ट्रूमेंट के डीए एरिया पे कितनी एनर्जी पड़ रही है, अगर ये मैं निकालूं, लेट्स दिस इज dp2, निकालो।
तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी दैट इज आई इंटू टी। लिख सकता हूँ, अगर इस एक्सो प्लेनेट का आने के बाद यहाँ पे dp2 एनर्जी पर सेकंड पड़ रही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी यहाँ की नई इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ का नया वाला पावर डिवाइड बाई एरिया दैट इज डी। तो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी नया वाला आई, वो होगा नई एनर्जी कितनी पड़ रही है डिवाइड बाई इंस्ट्रूमेंट का एरिया, तो डी ही है। तो यहाँ से dp2 बराबर लिख दिया आई टू टी, क्वेश्चन जैसा। अब देखिएगा, मुझे आंसर पता करने के लिए इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, तो इससे बन गया dp2 अपॉन dp1 इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट। अब आई हमारा आंसर है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि हमारा आंसर तब आ जाएगा जब मैं ये रेशियो निकाल लूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, लेट्स दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, थीटा 20 की दूरी, इसके सेंटर से इसकी 20 की दूरी मैंने कैपिटल डी मान लिया। तो ये जो थीटा होगा क्या ये बहुत ही स्मॉल होगा? तुम कहोगे हाँ सर, दिस थीटा इज वेरी 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 स्मॉल। देखो सन तुम्हें फ्लैट दिखता है, फ्लैट सन एक फ्लैट दिखता है, ऐसे फ्लैट दिख रहा है, और तुम्हारा आंख यहाँ पे, तो रेज ऐसे आ रही है ना, ऐसे ऐसे। तो ये दूरी इतनी ज्यादा है ना, ये दूरी इतनी ज्यादा है, ये दोनों ही रेज आपस में पैरेलल नजर आएंगे, पैरेलल नजर आएंगे। तो अगर कुछ दूरी पे तुम जाते हो ना, यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है यहाँ पे, तो तुम मुझे ये बताओ, क्या ये रेज अप्रोक्सीमेट इस रीजन में, अगर मैं यहाँ पे एक रीजन सिलेक्ट कर लूँ बीच में, कल्पना करो मैंने बीच में एक रीजन सिलेक्ट कर लिया ऐसे, क्या इस रीजन में ये और ये आपस में पैरेलल नजर आएंगे? हाँ, अच्छा खासा पैरेलल नजर आएगा, मतलब रेज ऐसे नजर आएंगे, जो कि धीरे 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 बेंड होते होते यहाँ पे आके मिल गया, यहाँ पे तो पैरेलल नजर आएंगे। तो अच्छा इसका रेडियस कितना होगा? ये जो पैरेलल बीम है ना, इसका रेडियस अप्रोक्सीमेट 100 आर के बराबर होगा। बीच के रीजन में जाइए तो देखिए अप्रोक्सीमेट 100 आर के बराबर होगा। तो अब ये जो रीजन होगा ना, इस रीजन का रेडियस अप्रोक्सीमेट 100 आर होगा, क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज्यादा ना, इतनी ज्यादा है, डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि इसको, अब एक और बताता हूँ तुमको, सिंपल सी बात है, ये बहुत बीच में नहीं है, ये जो स्टार्स है ना, ये जो स्टार्स हैं बेसिकली इसी रीजन्स में, इसी प्लेनेट के आसपास है। जो एक्सो प्लेनेट है ना, इसी के आसपास के रीजन में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं एक्सो प्लेनेट। तो ये अगर ये रीजन्स इसके अप्रोक्सीमेट पास जाओगे ना, तो ये रेडियस अप्रोक्सीमेट 100 आर दिखेगा, 100 आर दिखेगा, 100 आर। ये वाला रेडियस, इस रीजन का रेडियस 100 आर दिखेगा, ठीक है। अब 1 सेकेंड, ओके। अब देखिए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ध्यान रखना कि इससे निकलने वाली सारी की सारी एनर्जी इस डी रीजन पड़ रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अगर इसको देखो इस रेडियस में, मतलब डी दूरी का अगर स्फीयर ड्रॉ करो ना, डी दूरी का एक स्फीयर ड्रॉ करो, ऐसा स्फीयर ड्रॉ करो, तो इससे निकलने वाली सारी एनर्जी इस रीजन में जा रही है, इस रीजन में जा रही है, इस रीजन में जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, कोई पूछे इसमें कितनी एनर्जी आ रही है, तो तुम कहोगे कि ये वाला जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, ये वाला जो पार्ट इसमें आएगा वो एनर्जी इस पे पड़ेगी। वैसे यहाँ पे एक डी रीजन ले लो, तो इस पे कितनी एनर्जी पड़ेगी, तो तुम कहोगे सर ये वाला एनर्जी इस पे पड़ेगी, पूरी की पूरी इस पे पड़ेगी। तो मैंने इस डायग्राम को बनाया है, तो गलती से ये ना समझना कि इस प्लेनेट से निकलने वाली पूरी पूरी एनर्जी, इस स्टार से निकलने वाली पूरी पूरी एनर्जी इस डी पे आ रही है ना, इस कोन के अंदर वाली एनर्जी इस पे जा रही है, और इसके अलावा भी एनर्जी होंगी इससे जो ऐसे जा रही होंगी, वो इस पे नहीं पड़ रहा है। अब मैंने कहा कि ये जो एक्सो प्लेनेट है, सपोज करो वो इस प्लेनेट के आसपास से निकल रहा है, तो इस रीजन में, ये इस रीजन के अंदर जो ये रेडियस बनेगा ना, इट इज अप्रोक्सीमेट 100 आर रेडियस, 100 आर रेडियस बनेगा, और वहां से आ रहा है। तो कोई पूछे कि अगर इससे निकलने वाली एनर्जी क्या है, dp1 है, dp1 है, तो आर रेडियस आने के बाद, इसके आने के बाद कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो।
कि अच्छा ये पूरा रीजन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 100 आर का होल स्क्वायर, एरिया से डी पी वन एनर्जी आ रही है, तो यूनिट एरिया से डी पी वन अपान पाई इंटू 100 आर का एनर्जी आ रहा होगा। तो कोई पूछे कि रिमेनिंग एरिया कितना हुआ, रिमेनिंग एरिया कितना हुआ, तो रिमेनिंग एरिया कितना होगा भाई, पाई इंटू 100 आर का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, ये पूरा पाई इंटू 100 आर का स्क्वायर में से ये घटा दो, तो रिमेनिंग एरिया से जो एनर्जी आएगी वो इसी में मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे, डी पी वन अपान पाई इंटू 100 आर का होल स्क्वायर इंटू पाई इंटू 100 आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और यही वैल्यू बराबर किसकी होनी चाहिए, dp2 के, ये dp2 के बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, देखो ये dp2 की जो वैल्यू आएगी ना p1, अच्छा dp2 अपॉन dp1 यहाँ से निकाल सकते हो, पाई से पाई कटेगा, r से एक r कट जाएगा, ये बनेगा dp1 इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू dp2। मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए ना, तो dp2 अपॉन dy की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर भेज दो, dp1 ये बन गया इतना, अब इसे डिवाइड कर दो, बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो नहीं इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो तुम पाओगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज नथिंग बट 0.99999, ये वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू आई अपन आई नॉट, तो आई नॉट यहाँ भेज दो, तो दिस इज आंसर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना पूरी तरीके से, ये चीज मान के इसे सॉल्व किया गया है कि ये जो भी एक्सोप्लेनेट है ना, एक्सोप्लेनेट वो ये जो पैरेंटल प्लेनेट है, जो वर्ड यूज कर रहा है, जो पेरेंट स्टार है ना, पेरेंट स्टार, ये जो पेरेंट स्टार है ना उसी के पास से ये निकल रहा है, ये स्टार निकल रहा है उसी के पास से निकल रहा है, ये एक्सोप्लेनेट निकल रहा है, ऐसा नहीं कि एक्सोप्लेनेट एग्जैक्टली सामने से निकलेगा, तो सामने से निकलेगा तो पूरा पूरा ढक जाएगा, ये स्टार ही ढक जाएगा, समझ रहे हो ना, सोच के देखो स्टार ही ढक जाएगा, आंख के सामने देखो स्टार कैसा दिखता है, कितना छोटा दिखता है, समझ रहे हो, और तुम इसको मान लो कि नहीं हाँ तुम्हारे आंख के सामने से आएगा, तो तुम्हारा आंख ही छोटा है सामने पड़ जाएगा, ये वाला एक्सोप्लेनेट तो ढक नहीं जाएगा, तुम्हारा आंख ही ढक जाएगी, फिर ये कैसे दिखेगा, समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये मान के चला जा रहा है कि जो एक्सोप्लेनेट है वो ये जो स्टार है ना इसी के पास से निकल रहा है, उसी के पास से निकल रहा है, अगर पास से निकलेगा अंडरलाइन है, अगर इसके पास से निकलेगा तो ये रेज और ये रेज अप्रोक्सीमेट पैरेलल कहलाएंगे, अगर अप्रोक्सीमेट पैरेलल है तो फिर ये रेडियस ये सिलेंडर बनेगा, इस सिलेंडर का जो रेडियस बनेगा वो 100 r बनेगा, और जब ये इससे पास करेगा सिर्फ रिमेनिंग एनर्जी बाहर निकाल पाएगा। अच्छा भाई, थैंक यू।